देखो बेटा, यहाँ की आदतें और बातें यहीं छोड़ जाना वो ससुराल है। देव के साथ प्रेम और विश्वास से जिंदगी की शुरुआत करो। बड़ों का आदर करना, उन्हीं के आशीर्वाद से ही सुनहरे कल का निर्माण होता है। जी पापा, कह व्यंग्य में मुस्कुरा दी। हर जना अपनी तरफ से उसे परफेक्ट बहू बनने की नसीहत दे रहा था। देख लाडो, ससुराल जाकर माँ बाप का मान बढ़ाइयो। मैं जब तेरे दादाजी संग ब्याह करके आई थी तो सब तारीफ करते नहीं थकते थे। नजर नीची कर सबकी हाँ में हाँ मिलाना। आदत, व्यवहार और माहौल सब यहाँ से अलग मिलेंगे, लेकिन देख सबकी कही बातों को नजरअंदाज कर अपनी तरफ से करती जाना, यही एक बहू का फर्ज होता है। इन्हीं छोटी छोटी बातों से घर कायक्लेश से भी बचा रहता है। तेरी माँ को देख कभी किसी को बोलने का मौका नहीं देती, लेकिन दादी आपकी और माँ की तो फिर भी कभी भी तना तनी हो जाती है। तभी तो कह रही हूँ जबान मत चलाना। सब बातों से परिचित जया मन ही मन मुस्कुरा सोचने लगी, कठपुतली बनी मेरी माँ जो शादी के 30 साल बाद भी नई बहू सी रहती है, जो डोर खींचता है उस ओर मुड़ उसी के हिसाब से जी लेती ही। बेचारी ने अपना अस्तित्व तो कभी बनाया ही नहीं, तब भी दादी ने अवगुण ढूंढ ही लिया। शादी के दिन नजदीक आने लगे। बुआ, दादी और जया ने सारी शॉपिंग की। माँ का तो कभी कोई अधिकार रहा ही नहीं है। शायद पापा को घर में एक काम वाली की जरूरत थी, इसलिए माँ को ले आए थे। जया का दिल माँ के लिए बहुत दुखी होता, लेकिन वो हर बार माँ के कहने पर चुप हो जाती। दुबली पतली सुरीली आवाज की धनी जया का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था, जो एक बार देख लेता तारीफ किए बिना नहीं रहता। एम.कॉम MBA करने के बाद अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी, लेकिन पापा की जिद यहाँ से विदाई के बाद तेरे ससुराल वाले जो चाहे करना, अभी मैं कहीं बाहर नहीं भेजूंगा। ससुराल वालों की भी पहली शर्त यही थी कि लड़की नौकरी नहीं करेगी। सारे अरमान काफूर हो चुके थे। समझ रही थी जो लोग पहले ही इतनी शर्तों पर नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, उस घर में उसकी स्थिति भी महज एक कठपुतली जितनी बनकर रह जाएगी। घर से विदा होकर जाने का उसे तनिक भी दुख न था। दुख था तो माँ को अकेला छोड़कर जाने का। आज 27 साल का साथ जीवन भर के लिए छूट जाएगा। माँ तो उसके बिन अधूरी हो जाएगी। बेचारी कभी अपने लिए जी ही नहीं पाई। पापा ने माँ की कभी कदर नहीं की, वरना वो तो गुणों की खान थी। जब शादी हुई BA करके आए थी, 10वीं 12वीं में स्कूल टॉपर रही। अचानक नाना जी बीमार हो गए तो आनन फानन में माँ का रिश्ता हो गया। नाना जी का जाना और नानी का पापा पर आश्रित हो जाना माँ को और दबाता चला गया। ऐसा नहीं पापा माँ से स्नेह नहीं रखते थे, स्नेह भी बहुत था, लेकिन तब तक जब तक वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती। जब कभी मन की रखनी चाही माँ को औकात याद दिला दी जाती थी। कभी हम बच्चे चिढ़ जाते तो समझाती, बेटा पापा है तुम्हारे, जब तुम्हारे लिए आगे से आगे करते हैं, नानी को मान देते हैं, तो कहीं तो मुझे भी उन्हें समझना होगा। हर बार टूटी और फिर जुड़ी मेरी माँ ने जीवन के इतने साल शायद इस उम्मीद में बिताए होंगे कि कभी तो घर वाले उसकी कीमत समझेंगे। वो कभी ये समझ ही नहीं पाई, जो अपनी कीमत नहीं समझ पाया दूसरे उसे क्यों समझेंगे। दादी और बुआ का शासन हमेशा बरकरार रहा और माँ जीवन भर नई बहू बनी रही, जिसे बस सबको खुश रख हिदायतों पर जीना है। उसकी खुशी, इच्छा और अरमानों का कोई मोल नहीं। अब तो आधी उम्र बीत चुकी है। माँ ने पूरे जीवन में बस एक बार विरोध किया था, जब बुआ ने जया को थप्पड़ जड़ दिया था, लेकिन उसकी सजा ये मिली कि लंबे समय तक पापा ने उनसे बोलना बंद कर दिया था।
परिणाम भी बुरा नहीं निकला था। बुआ अंदर ही अंदर समझ चुकी थी कि ये दुस्साहस उसकी जड़ हिला सकता है, क्योंकि पापा की जान भी अपने बच्चों में बसती थी। शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी। विवाह के दिन जया ने माँ को नई साड़ी देते हुए कहा, माँ आज आप यही साड़ी पहनेंगी और बिल्कुल वैसी तैयार होंगी जैसी हमारे बचपन में रह करती थीं। गहने गांठों में लदी माँ जब तैयार होकर आई तो किसी की नजर उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, और अंत में वही भावुक क्षण विदाई तमाम नसीहतों से गुजर दूर खड़ी माँ को देखते ही बिलख पड़ी। उसकी बचपन की सहेली, सुख दुख की साथी, दो जिस्म लेकिन एक जान। आज पहली बार माँ ने कुछ कहा होगा, जया तनमन से अपनों के लिए जीना, वहां तक सबको समझना जहां तक कोई तुम्हें समझ रहा है। कुछ बातें नजरअंदाज भी कर देनी चाहिए, लेकिन बेटा मुझ जैसा जीवन कभी मत बिताना। कभी अपनी खुशियों की डोर किसी दूसरे के हाथ मत देना, क्योंकि कठपुतली नचाने वाले के हिसाब से नाचती चली जाती है, लेकिन डोर छूटी और वजूद खत्म। माँ की बात अंदर तक घर कर गई थी। आज उसे पहली दफा बुआ और दादी से मन ही मन नफरत हो रही थी। ससुराल में उसका भव्य स्वागत किया गया। अगले दिन पार्टी रखी गई थी। सास के पैरों में कुछ समय से परेशानी थी, इसलिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती। जया का कमरा ऊपर होने की वजह से उसके पास खुद न जा उन्होंने पार्टी के लिए खुद की तरफ से तैयार किए कपड़े बेटी से भिजवा दिए। भैया माँ ने कहा है ये भाभी की ड्रेस है जो उन्होंने पार्टी के लिए तैयार करवाई है। जया अपने मन से पहले ही कपड़े निकाल चुकी थी और मन में ये सोच कि आज कहाँ माना तो जीवन भर माँ की तरह कठपुतली बनकर रह जाऊंगी। माँ के भेजे कपड़े पहनने से मना कर दिया। उसने देखा देव ने इस बात को कोई विशेष तूल नहीं दिया। शाम को भी सब सामान्य रहा। उल्टा किसी के पूछने पर सास ने सहजता से कहा, आजकल मैचिंग का फैशन है, देखो ना, एक से कपड़ों में दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। अब आए दिन कुछ ऐसा होता कि अपनी माँ के बुरे वक्त को याद कर जया हर चीज का विरोध कर देती। वो अपनी तरफ से समझ चुकी थी, चाहे व्हील चेयर पर बैठी हो, सास अपना अधिकार और रौब नहीं छोड़ती। लेकिन साथ ही ये भी देख रही थी कि यहाँ किसी बात को तूल देकर या बतंगड़ बनाकर उसे कभी सुनाया भी नहीं जाता। एक दिन पता चला दादी फूफाजी की बाहर बदली होने के कारण बुआ के साथ रहने चली गई हैं। माँ बिल्कुल अकेली हो गई होगी सोचकर उसका गला भर आता। पापा बहुत रौबीले थे, लेकिन बच्चों के मामले में जब भी बात करते गला भर आता। आज सुबह से जया का मन खुश उदास सा था। सुनिए देव, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, आप कहें तो मैं कल। जया तुम जानती हो ना, 3 दिन बाद माँ ने पूजा रखवाई है, फिर भी उनसे पूछकर देख लो। उनसे पूछकर शादी तो मैंने आपसे की है। मेरे किसी भी मामले में निर्णय तो आप लेंगे। जया, मैंने शादी उनके कहने पर की है, बेटा हूं मैं उनका। क्या शादी के बाद मेरा उनसे रिश्ता बदल गया? मैं उनसे बड़ा हो गया, तुम्हें जाने के लिए उन्हीं से पूछना होगा। बुदबुदाती हुई जया वहां से चल दी। जब सब खाने के लिए बैठे तो बोली, माँ मेरा घर जाने का बहुत मन हो रहा है। रह रहकर माँ याद आ रही है। पता नहीं क्यों दिल कुछ बेचैन सा है। सास ने एक बार में जाने के लिए हामी भर दी, लेकिन देव से रहा नहीं गया। माँ तुम्हारी पूजा। बेटा जब उसका मन इतना विचलित है तो पूजा करनी व्यर्थ है। जब मन शांत होगा तभी पूजा का परिणाम भी मिलेगा। एक बार उसे मिल आने दो, पूजा कुछ दिन बाद रख लेंगे। जया अगले दिन रवाना हो ली। जो कुछ हो रहा था उसकी समझ के परे था।
घर जाकर देखा तो वहां ताला लगा था। पता चला पापा को अटैक आया है और माँ अस्पताल है। जया तुरंत अस्पताल पहुंची और देव को फोन किया। फोन सास ने उठाया। वो बेचैन थी ये सोचकर कि सास देव को कहेगी भी या नहीं। पापा की हालत नाजुक थी। शाम को आने वाली ट्रेन आ चुकी थी। देव नहीं पहुंचे तो वो निराश हो गई। गुस्सा नफरत क्या नहीं था सास के लिए। रात को दोनों मां बेटी बाहर घूम रहे थे तो देखा देव आ रहे हैं। जया कहाँ जा रही हो देव आप? मुझे तो लगा था आप नहीं आएंगे। माँ ने आपको। कैसी बातें करती हो, क्या पापा मेरे कुछ नहीं लगते? वो तो माँ ने कहा गाड़ी लेकर निकल, क्या पता कब क्या जरूरत पड़ जाए। ये पैसे भेजे हैं, कहा बहू के हाथ में रख देना। जया निरुत्तर थी। आज पहली दफा सोचने पर मजबूर हो गई, क्या सास ऐसी भी होती हैं? मिलने का समय खत्म हो चुका है। माँ बाहर चलकर बैठते हैं। पापा की हालत गंभीर है, ये बात माँ से छुपी थी। 2 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। वो माँ जिसे जीवन भर पापा ने अपने शासन तले रखा, उसे देखकर लग रहा था जैसे प्रभु से याचिका कर रही हो। इनकी आदत पड़ चुकी है, प्रभु सब गलतियां माफ कर, इन्हें नया जीवन दे दो। अचानक पापा का बीपी बढ़ा। जब नॉर्मल हुआ और राहत की सांस ले आंख खोली तो माँ को बुलाया गया। वो सामने गई तो उसे देखते रहे, शायद यही सोच रहे थे, तुम इतनी भोली भाली हो, मुझ बिन कैसे रहोगी? और एक हिचकी के साथ उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। माँ को संभालना मुश्किल था। दादी ने 3 दिन में ही वापस बेटी के साथ जाने का ऐलान कर दिया। 12 दिन देव एक बेटे की तरह लग सब संभालते रहे। बीच में ससुर जी मुलाकात कर गए थे। देव को वापस जाना था। आज जया के सामने खुद की माँ और नानी की सी स्थिति आ गई थी। बहुत बेचैन थी, इसलिए कुछ दिन और रुकना चाहती थी। आज जब देव उसे लेने आने वाले थे, सास भी साथ आई। माँ मौन हो गई थी। इतनी बड़ी दुनिया में कैसे रहेगी वो औरत जो अपने घर में अपना वजूद नहीं बना सकी? क्या माँ को साथ रखने के लिए वो लोग हाँ करेंगे? ठीक है, मैं माँ को रखने के बदले अपने अहम और स्वाभिमान का त्याग कर दूंगी। यह सब सोच ही रही थी कि सास और देव दरवाजे पर खड़े थे। दिन में ही निकलना है जया, सामान तैयार कर लो। सास बोलती रही, लेकिन माँ ने आदतन 10 में से 2 बातों का जवाब दिया होगा। माँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ, रुआंसी होते हुए बोली। माँ अकेली है क्या? मैं वादा करती हूँ जैसा आप चाहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। माँ को अकेला नहीं छोड़ पाऊंगी। सास ने बड़े प्यार से उसका मुंह ऊपर कर आंसू पोंछते हुआ कहा, तुम उस घर की बहू हो, कोई कठपुतली नहीं। जब तुम दोनों की शादी हुई तो तुम 2 ही एक नहीं हुए, 2 परिवार एक हुए हैं। किसी भी फैसले पर निर्णय लेने का तुम्हारा पूरा अधिकार है बेटा। वो घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। आज सास के रूप में मिली माँ का रूप उसे नया ही लग रहा था। क्यों वो सबके लिए गलत सोच बैठी थी, जबकि किसी ने भी उसकी डोर खींच अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कभी नहीं की। लेकिन आज उसका मन हुआ सास से कह दे, पकड़ लो माँ मेरी डोर, मेरे अपने जब इतने प्रेम विश्वास और सम्मान से ये डोर खींचेंगे तो कठपुतली बन नाचने का आनंद ही अलग होगा।